क्या भारत कभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बराबरी कर पाएगा? कल तक यह बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यह सपना देखा है। यह सपना आने वाले कल का है, जब भारत का नाम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। इसे पूरा करने की राह धीरे-धीरे पीएम मोदी तैयार भी कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फिस्कल डेफिसिट घटाने जैसे कई मुकाम पार करके इस मंजिल को हासिल किया जा सकता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट अभिक बरुआ, जिन्होंने मनी कंट्रोल हिंदी के लिए खास समय निकाला है। सर, मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल एक आम आदमी के नजरिए से ही है कि आम आदमी की भाषा में अगर बात करें तो बजट में सरकार को ऐसे क्या ऐलान करने होंगे कि जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले और नौकरी के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। और दूसरी चीज है कि जो विश्व में ज्यादातर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो एक स्लो डाउन की बात हो रही है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल अभी भी छटनी कर रही हैं। तो ऐसे में आप मतलब सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने होंगे बजट में, जो कि एक चुनावी साल भी है इस बार? देखिए, एक तो है कि ये बजट इंटरिम बजट है। जी। ये इसके बाद चुनाव आएगा, तो ये बजट वो चुनाव तक जो खर्चा है उसके लिए उसके लिए वो प्लानिंग करना है इस जी। बजट में। और कुछ पाबंदी, कुछ गाइडलाइंस है कि ज्यादा कुछ घोषणाएं कर नहीं सकते। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का घोषणाएं है, लेकिन एक दो चीज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्कीम्स पे, जैसे कि किसान सम्मान पे थोड़ा ज्यादा उसका जो अमाउंट है उसको बढ़ाना, मनरेगा पे एलोकेशन बढ़ाना, आयुष्मान भारत के बात करी जा रही है कि आयुष्मान भारत पे अगर 5 लाख से 10 लाख का आप एंटाइटलमेंट आपका रहे तो हम्म। वो सबके लिए बेहतर रहेगा। तो हम्म। लेकिन ये एक मिनी बजट है, ये जी। पूरा साल का बजट नहीं है। ये आम हम्म। आदमी को समझना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा घोषणा नहीं आते हैं तो हम्म। डिसअपॉइंटमेंट के कारण नहीं है, क्योंकि जुलाई में खास जो एनुअल बजट है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो मुद्दा है आम आदमी को जो अफेक्ट करता है, वो है, आप जैसे कहें कि बेरोजगारी या रोजगारी, हम्म। एक महंगाई, हम्म। और सरकार कैसे इसको हैंडल करे। तो हम्म। सरकार का एक स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं 2-3 साल से कि या 5 साल से कि सरकार जो कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। मतलब निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके कैपिटल स्पेंडिंग जो हम कहते हैं अर्थनीति का भाषा में, वो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। उससे काफी सारे फायदा होता है। एक तो देखिए, हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन काफी सारे बॉटलनेक्स है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करे, तो ये जो ग्लोबल जो सिचुएशन है उसमें हम लोग एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप तो सुने ही होंगे कि ये चाइना+1 का बात करी जा रही है कि लोग चाइना पे उतना निर्भर करना नहीं चाहते। जी। तो हमारे पास जो चाइना में जो निवेश पहले जाता था वो हमारे पास आ सकता है, और बड़े पैमाने में आ सकता है। तो हम्म। उसका एक फायदा है। दूसरा फायदा है कि अगर आप सड़क बनाएं ये या घर बनाएं, हम्म। इसमें कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें बहुत वो बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होता है, क्योंकि आप तो देखे ही होंगे कि सड़क हम्म। बनाने में बहुत सारे लेबर के जरूरत पड़ते हैं। तो उसी दिशा पे अगर सरकार जाते हैं तो फिर दो चीज, जो सप्लाई साइड है और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट साइड है, वो उसमें सुधार आएगा और सुधार आते रहेगा। हम्म। लेकिन इसके अलावा और दो तीन चीज है। एक तो हमारे जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें
बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और स्किलिंग, अगर हम लोग एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं, चाइना प्लस वन का एक बड़ा बेनिफिशियरी बन सकते हैं, कि हमारा पूरा स्किलिंग एनवायरनमेंट और एजुकेशन एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि अभी सरकार को एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जी। दूसरा चीज है, और ये बहुत ही खास चीज है, हम लोग जो स्टेट चुनाव में हम देखे हैं कि जहां महिलाएं के लिए जो स्पेसिफिक स्कीम्स रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना, ये इसका इलेक्शन इलेक्टोरल पे ऑफ, मतलब जो पॉलिटिकल गेन्स और एक्चुअल वेलफेयर गेन्स ऑन द ग्राउंड जो मिले हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर देखें तो आप बांग्लादेश, दूसरा हमारे जो नेबर्स है, हमारे जो पड़ोसी है, हम उसके साथ आप कंपेयर करें, तो उनके लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब महिला जो संख्या में महिलाएं पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स में, हमारे उतने नहीं करते हैं। हमारा 50% के आसपास है, उसको बढ़ाना चाहिए। और इसको, ये अगर महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, अगर स्किल लेबर फोर्स पे आएंगे, तो ये एक, हम लोग जो कैसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कि इसमें से जीडीपी और ग्रोथ लॉन्ग टर्म में इस पे काफी सुधार और बढ़ोतरी आ सकते हैं। चाइना में देखिए, चाइना में विमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा है। तो विमेन्स विमेन रिलेटेड प्रोग्राम्स, महिलाएं के लिए जो प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह है, स्टेट लेवल में किया जाता है। मुझे लग रहा है कि अभी सेंटर भी इस पे ज्यादा ध्यान देगा। तो ये एक दो चीज मैंने बताया कि जो आम आदमी को अफेक्ट करेगा, ये है। जी। उसके एक तो चीज है, जो we are transitioning to a cleaner, more transparent tax system। उसमें जो पहले जो था कि ये उसको घटा दो, उसको थोड़ा इंसेंटिव दे दो, ये शायद नहीं रहेगा। और हमारा टैक्स का जरूरत है, अगर हमारे प्लान है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करेंगे, ये प्रोग्राम्स करेंगे, इसके लिए पैसा का जरूरत है गवर्नमेंट। और इसके जो एक अंडरपिनिंग एक प्रॉब्लम है, हमारे हमारे जो नेशनल डेट है, जो कर्जा है सरकार का, वो हमारे जो पड़ोसी या दूसरा देश के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, उसको घटाना है। तो हम लोग वो फिस्कल डेफिसिट के मुद्दे पे आते हैं, जो आम आदमी समझ पाते हैं एक इंट्यूटिव लेवल पे, लेकिन उनको रिमाइंड करना चाहिए कि हमारा एक प्रॉब्लम है। हमारा हम वैसे खर्चा के ऊपर खर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा कर्जा इज ऑलरेडी वेरी हाई। तो इसको अगर आप इस पे आप ध्यान दें, तो आपको समझ आएगा कि क्यों सरकार बहुत सारे स्कीम्स पे खर्चा नहीं कर पाए, और घटाने, वो जो वित्तीय घाटा है उसको घटाने का एक कोशिश जारी है। तो कभी कभी ये आम आदमी के लिए डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन एक लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे समझाना चाहिए कि देखिए, हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज है, और हमारा जो कर्जा है वो घटाना चाहिए। और आम आदमी समझ भी जाएगा, क्योंकि ये उनका परिवार में भी ज्यादा ऋण बढ़ जाता है, तो उनको तो खर्चा घटाने ही पड़ते हैं ना, या तो दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ता है। रोजगार आ सकता है रेवेन्यू के हिसाब से, अगर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन, जो हम लोग बहुत साल से हम कोशिश करते रहे, उसमें ज्यादा सक्सेस मिले।
लेकिन ये ब्रॉड पिक्चर है जो आम आदमी या जो भी बजट को एनालाइज करते हैं उसको मान के चलते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये गवर्नमेंट बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। जी। काफी सारे प्रोग्राम्स है। आप हर घर नल या दूसरा आवास, इसमें जो हमारे प्रोग्रेस रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, ये काफी एनकरेजिंग है। आप देखिए बिहार के जैसे स्टेट जो पहले वो बीमारू स्टेट, बैकवर्ड स्टेट हम लोग मान के चलते हैं, पूरा जी। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जी। हर ग्राम पे एक ड्रिंकिंग वाटर के एक नल पहुंच गया है। तो गैस काफी जैसे। सारे हाँ। अचीवमेंट्स रहा है, और गवर्नमेंट ये करते रहेंगे। लेकिन ज्यादा शायद जितना आम आदमी चाहते हैं वो हम्म। कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऋण का मामला है और ये ऋण से हमें मुक्ति पाना चाहिए। तो जैसे आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मतलब सरकार को इसमें क्या करने की जरूरत है। जैसे आपने तो पहले कहा कि भाई हमें आम लोगों को भी इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे पर कर्ज है, मतलब हम एक जनता को भी समझाएंगे कि हमें इसको कवर अप करना है। तो सरकार की तरफ से मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो। दो तीन चीज है। एक तो मैंने जो पहले कहा कि एक्सपेंडिचर का जो कॉम्पोजिशन है, हम्म। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करें जी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करें, तो उसमें से आपको जो ग्रोथ इफेक्ट मिलता है, जो खर्चा से जो डिमांड क्रिएटेड है होता है, डिमांड से फिर इकोनॉमी पे एक असर रहता है। वो अगर कैपिटल स्पेंडिंग आप ज्यादा करें तो हम्म। उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है ग्रोथ पे। तो एक ये सरकार ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है कि रेवेन्यूज मतलब टैक्स, दूसरा जो रेवेन्यूज है हम्म। उसको बढ़ाना चाहिए। सक्सेस मिले हैं, जीएसटी के आंकड़े जो आए हैं वो काफी एनकरेजिंग है। विद लेकिन डायरेक्ट। इस डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा पीस है इसमें, वो जो मैंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन, इसके बावजूद हमें उतना जल्दी फिस्कल कंसोलिडेशन हम लोग कर नहीं पाए। तो इसको हमें एक्सेलरेट करना चाहिए। हम्म। और दूसरा साइड पे जो एक्सपेंडिचर पे बचत हम लोग कर सकते हैं, वो बहुत ही केयरफुली चूज करके उस एक्सपेंडिचर एलोकेट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज जो ये बहुत ज्यादा कर्ज का एक फॉल आउट रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी। उसका 25% जो इंटरेस्ट पेमेंट पे हम लोग मतलब सरकार भरते हैं। तो वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो पुराना ऋण का एक इम्प्लीकेशन है। तो फिर ये मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू मतलब ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट, और टैक्स जितना भी बढ़ सकते हैं, टैक्स एफिशिएंसी बढ़ाना, ज्यादा टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट पे लेके आना, वो सब तो वो तो जारी है और वो रहेगा। लेकिन अगर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, एग्रेसिवली कर नहीं पाते हैं, तो एक लिमिटेशन है ये कर्ज घटाने में। अब वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। जी। सर, हम जब बात कर रहे थे तो आपने हम बात करते ईज ऑफ डूइंग की आपने बात करी और उसमें कहा कि हमारे कुछ बॉटलनेक्स हैं। मतलब मैं वही जानना चाह रही हूँ कि ईज ऑफ डूइंग को बेहतर करने के लिए सरकार को क्या कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग होगा तो अपने आप रोजगार के मौके पैदा होंगे, अपने आप एक इनकम जनरेट होगी, मतलब एक इसका मल्टीपल इफेक्ट रहता है। तो सरकार को और क्या खामियां मतलब पूरी करनी होगी या ठीक करनी होगी ईज ऑफ डूइंग जो है इंडिया में बेहतर हो। और काफी सारे तो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लिए हैं। पहले तो जो आप 10 साल या 15 साल पहले का बात
आपको याद है तो आप सुने होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट बॉटलनेक। इंडिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, हम्म। लेकिन उसमें काफी सुधार आया है। जी। मुझे लग रहा है अगर अब मैं आपको एक शॉर्ट आंसर दूं तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आया है। एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़क बने हैं, पोर्ट्स पे भी। लेकिन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बात मैंने पहले किए कि एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, क्योंकि अगर यू नीड टू हैव अ हेल्दी लेबर फोर्स जी। टू बी competitive, तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और और एक चीज हो रहा है, सरकार ने बहुत ही इस पे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स है, जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, जो हमें ये बड़ा रिफॉर्म्स के अंदर नहीं आता है, लेकिन कितने टाइम एक फैक्ट्री पे इंस्पेक्शन होता है, कितने सेल्फ सर्टिफिकेशन पे चलता है, कितने बार आप इंस्पेक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हो, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत एक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में या ईज ऑफ डूइंग सिस्टम में बहुत ही खास मुद्दा है। और इसको सुधारने में बहुत ही कोशिश हो रही है, मुझे पता है। लेकिन ये बड़ा रिफॉर्म नहीं है जो हम पहले हम लोग शायद पूरा रिकग्नाइज करते नहीं है कि ये सारे सब हो रहे हैं। जैसे कि आपको मैं एक उत्तर प्रदेश में जैसा हुआ है, ये एक राज्य लेवल का है, लेकिन एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि पहले जो 50 या 60 इंस्पेक्शन होते थे, उसके जगह अभी वो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके, आप जो रेगुलेशंस है या रूल्स है, आप उस पे कंप्लायंट हो, वो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके अटेस्ट करके आप वो सर्टिफिकेट भेज सकते हो और जी। ऑनलाइन भेज सकते हो। तो एक डिजिटल एक जो सिस्टम बने हैं, और उसके साथ अगर हम लोग ये फिजिकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर राज से हम लोग ट्रांजिशन करें और बिजनेस को ज्यादा एम्पावर करे कि ठीक है, आपका ये रेगुलेशन है, आप भरो हम्म। और प्लीज रिस्पॉन्सिबली भरो, उसमें काफी हमारे फायदा मिल सकता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर, मेरा अगला सवाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर है कि हमारी इकोनॉमी में जो रूरल इकोनॉमी है एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसे भी उसको और मतलब बेहतर करने के लिए, और एक बड़ा सवाल जब हम ट्रेडर्स एसोसिएशन से बात करें थे तो उनका एक बड़ा मुद्दा था, इवन इंडस्ट्रीज का भी, कि गांव को एक छोटे अगर शॉपकीपर है या एक उसको भी एक डिजिटल पेमेंट मोड से जोड़ना, क्योंकि अभी अगर हम गांव में चले जाए तो वो लोग इतना डिजिटली इंक्लाइन नहीं है या वो इतने यूज टू नहीं है। तो उसको भी उस जिसे कहते हैं ना कि मेन धारा से जोड़ने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे, स्पेशली रूरल इकोनॉमी और जो एक डिजिटली इंक्लूजन है रूरल पीपल का। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें काफी हम सक्सेस मिले हैं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट का कोशिश नहीं है, बैंक्स भी कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई एक बड़ा बहुत ही रोबस्ट बैकबोन। तो डिजिटलाइजेशन में हमारा जो प्रोग्रेस है वो मुझे लग रहा है वो तो काफी एनकरेजिंग है। हम्म। और ज्यादा करना पड़ेगा। फिनटेक को शायद इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि एकदम छोटा जो व्यापारी है या फार्मर है, उनको लोन देने में, उनको लोन की जरूरत है। पहले शायद वो लोकल जो कुछ सोर्सेस से लेते थे, बहुत ज्यादा उनका ब्याज दर रहता था। उसको अगर आप लोन देना चाहते हो फॉर्मल सिस्टम से हम्म। और डिजिटल माध्यम से, तो उसका जो रिस्क असेस करना है, वो उसमें फिनटेक का बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि फिनटेक जो करता है, जो कन्वेंशनल हम लोग बैंक में जो करते हैं कि ये उसका ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, केवाईसी वगैरह, जी। शायद उनके पास है नहीं। तो हम्म। लेकिन उसका जो प्रॉक्सीज फिनटेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका जो क्रेडिट वर्दिनेस वो दूसरा तरीके से वो माप सकते हैं। तो एक ये एक इनिशिएटिव है।
और डिजिटल प्रोग्रेस, डिजिटल स्टैक काफी रहा है, बढ़ाना चाहिए। और डिजिटल में सिर्फ बैंकिंग या पेमेंट्स का इशू नहीं है, डिजिटल में इंफॉर्मेशन, खासकर कृषि क्षेत्र में इंफॉर्मेशन, लोकल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्राइसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये हम लोग ये डिजिटल बैकबोन से कर सकते हैं। और आपने सही कहा कि ये एक एजेंडा रहना चाहिए गवर्नमेंट का कि इसको बढ़ाते जाए, और छोटे से छोटे जो फार्मर्स है, दूसरा जो व्यापारी है रूरल सेक्टर में, जो इसका फायदा ले सकते हैं। सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी मोदी जी का नारा है विकसित भारत का, उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का नारा हम सभी लोगों को दिया है। दूसरी चीज, मैंने अभी एक बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट सुना जब उन्होंने ये कहा कि भारत, मतलब जो भारत है, अमेरिका और यूएस के बीच में, मतलब जैसे हम लोग भी एक बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एक अहम रोल प्ले कर सकता है। पहला सवाल तो ये कि भारत कैसे एक अहम रोल प्ले कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि अमेरिका और चाइना की बात हो रही है कि कैसे एक इंडिया एक अहम रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज ये कि विकसित भारत को लेकर हमें और कितना काम करने की जरूरत है एज एन इकोनॉमी, हमें उस लेवल पे जाने के लिए। और जो चीज हमें एक देश में एक आम लेवल पे नजर आए कि हाँ भारत एक विकसित देश है, उसके लिए और क्या करने की जरूरत होगी। देखिए, एक चीज तो आप विकसित विकसित भारत को एक पर कैपिटा इनकम के प्रिज्म से देख सकते हैं कि हम विकसित होने के लिए हमको इस पर कैपिटा इनकम में पहुंचना चाहिए। हम्म। या तो फिर कितना वो, तो तब आंकड़े एकदम सिंपल हो जाता है कि इतना ग्रोथ रहना चाहिए। लेकिन आंकड़े सिर्फ रहने से ही नहीं चलेगा, इसमें हमारे जो काफी सारे प्राइवेट सेक्टर और सरकार के एफर्ट्स रहना चाहिए। हम्म। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी आए हैं, जो चाइना प्लस वन जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हमारा जो एडवांटेज है, हमारा बहुत बड़ा आबादी है, वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वी हैव अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, और वी हैव द पोटेंशियल। अगर हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, हमारा डिजिटल सिस्टम लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करे, और वो कर रहा है, तो फिर हम लोग एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बन सकते हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग और शायद कुछ लो एंड सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन नॉट जस्ट डोमेस्टिकली लेकिन हमारे जो सिस्टमैटिकली दूसरा जगह में जो कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, वहाँ हमारे लेबर अगर जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो वहां से भी हमारा ये जो ग्रोथ के आंकड़े, जो जरूरत है शायद 8% के आसपास हर हर साल, वो आ सकता है। तो जी। इसको, तो हमारे, तो की वर्ड्स आर मैन्युफैक्चरिंग, लो एंड सर्विसेज, हम्म। और इसके लिए एक तो वो जो मैंने कहा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, जो हम्म। हो रहा है वो जी। हम देख सकते हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, स्किलिंग, हेल्थ, और जिस जित जित उसका जो असर रहेगा वो प्रोडक्टिविटी में रहेगा। जी। क्योंकि इंडिया का लेबर चीप हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो लोग इंडिया नहीं आके वियतनाम जाएंगे, मेक्सिको जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, और ये सब जो हो रहा है उसके असर प्रोडक्टिविटी पे रहता है। लेकिन एक जो आम लेबरर है, वो एक घंटा, ये एक दिन में कितना प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ही अहम चीज है। उसका अगर ये 10% कम है वियतनाम से, लेकिन वो 20% कम प्रोड्यूस कर उसका जो डेली वेज लेबर। 10% कम है, 20%, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है। उसमें हमारा जो बाहर का जो निवेश है उसे कुछ फायदा नहीं है। उसको जी। 10% वेजेस कम करना रहना चाहिए, और वियतनाम से शायद 5% कम प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए, तभी एक ये
हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो वायबल होगा। जी। और ये सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक खेल है। जी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सुझाव आपने दिए हैं और एक जो दर्शक हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि सरकार की क्या कहें कि मजबूरियाँ हैं और क्या उनके पास एक एसेट है जिसको वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मोदी जी का नारा है कि भारत एक विकसित देश बने, हम उस नारे को जैसे कहते हैं ना कि हम पूरा करके करता हुआ देखेंगे उनके समय में। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।